गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियोज़ में हमने बात की थी हाउ टू टेक अप्रोच टू अ फेब्राइल पेशेंट, जो अगर किसी को सामान्य बुखार या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। और उसी वीडियो में लास्ट में मैंने आपको दिया था 5-6 कॉमन फीवर्स के जो आते हैं हमको, जो पेशेंट हमारे ओपीडीज़ में आता है उसके लिए। तो अब उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और जो फर्स्ट चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे वो है डेंगू फीवर और डीएचएफ। डीएचएफ इज डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ऐसा फीवर जिसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये किस वायरस से होता है, इसका वेक्टर क्या है, किस कारण से फैलता है, क्या WHO के रिकमेंडेशंस हैं इसके बारे में, कैसे हम किसी पेशेंट को कंफर्म करेंगे, क्या इसके टेस्ट होते हैं, कैसे इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसका मैनेजमेंट घर पे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो डेंगू जो डिजीज़ है, बीमारी, इन्फेक्शन ऑफ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो जो लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नीचे जो भी ट्रॉपिक के रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, उन्हीं रीजन्स में ये होता है और बाकी वर्ल्ड में कहीं नहीं होता। कॉमनली सेइंग, जहाँ जहाँ मॉस्किटो की पॉपुलेशंस होती हैं वहाँ वहाँ ये होता है, जहाँ मॉस्किटो पॉपुलेशंस नहीं होती वहाँ ये नहीं होता है। यू कैन टेक इट डाउन एज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारी रीजन्स। तो नॉन स्पेसिफिक फेब्राइल इलनेस टू अ फेटल हेमोरेजिक डिजीज। कभी कभी डेंगू फीवर ऐसा होता है कि सामान्य बुखार की तरह होता है, 2-4-6 दिन में ठीक हो जाएगा या फिर बॉडी इज रेजिस्टिव। अदरवाइज अगर प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने लगा, प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन होने लगे, तो ये फेटल भी होता है, नोज ब्लीड होता है, आपका ईयर ब्लीड होता है, और भी बॉडी में कई प्रकार से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो फेटल होता है। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ वायरस एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट वेक्टर कॉल्ड मॉस्किटो, जो मैंने अभी बताया, ये वायरस के कारण कॉज होता है। एंड मॉस्किटो जो है वो इसका एडीज मॉस्किटो होता है जो इसका वेक्टर होता है। वायरस क्या है? फ्लैवी वायरस आरएनए ग्रुप का है, एर्बो वायरस ग्रुप है, 4 सीरोटाइप है। सीरोटाइप 4 तरह की सीरोटाइप है, 4 तरह के आरएनए जिसमें मिलते हैं 10-1-4 साइकिल इन्वॉल्व ह्यूमन एंड मॉस्किटो, ह्यूमन से मॉस्किटो में, मॉस्किटो से ह्यूमन में, ह्यूमन से अगेन मॉस्किटो में, मॉस्किटो से अगेन ह्यूमन में। इसकी साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है। इन्फेक्शन विद वन वायरस गिव इम्यूनिटी टू दैट सीरोटाइप ओनली। सपोज दैट अगर कोई वेक्टर ऐसा है जिसने किसी पेशेंट को काटा और उसमें सीरोटाइप नंबर 1 डाला, तो उस पेशेंट में फर्दर इम्यूनिटी सिर्फ सीरोटाइप नंबर 1 की ही आएगी। और वो ये नहीं कह सकता कि मुझे लाइफ में दोबारा कभी डेंगू नहीं होगा, क्योंकि अगर इन केस किसी दूसरे वेक्टर ने काटा उसको और उसमें सीरोटाइप 3 डाल दिया तो उसको सीरोटाइप 3 वाली डेंगू हो जाएगी। तो यू कैन नॉट से इट कि एक बार हमको बुखार हो गया, नाउ आई एम इम्यून, अब हमको नहीं होगा। ये वेक्टर एडीज इजिप्टी होता है, एडीज एल्बोपिक्टस होता है, ये एजीब एल्बोपिक्टस लेस कॉमनली नोन है, एडीज इजिप्टी ही सबसे कॉमन नोन है। सबसे खास बात डेंगू की, डोमेस्टिक डे बाइटिंग मॉस्किटो होते हैं। ये मच्छर सिर्फ दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते। अलाइक मलेरिया के मॉस्किटो रात में काटते हैं, दिन में नहीं काटते। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, रात में नहीं काटते। प्रेफर टू फीड ऑन ह्यूमंस, ये प्रेफर करते हैं इंसानों पे फीड करना। ब्रीड इन स्टोर्ड वाटर, आपको गवर्नमेंट एड्स भी देखते होंगे और भी चीजें देखते होंगे। अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो ये देखना पड़ता है कि हमारे आसपास के रीजन में कहीं पानी इकट्ठा ना हो। आपके ओल्ड टायर ट्यूब्स हैं, कूलर्स हैं, और भी कोई ब्रोकन पॉट्स होती हैं गांव देहातों में, वहां पे किसी प्रकार का घर के आसपास कोई गड्ढा है तो उसमें क्लोरीन डाल दीजिए। तो इसकी सेफ्टी हमें खुद करनी है, हमारे आसपास कहीं भी कोई स्टोर्ड वाटर ना हो। शॉर्ट फ्लाइट रेंज के मॉस्किटो होते हैं, बहुत कम दूरी तक उड़ान भर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा दूर उड़ के नहीं जाते। एक मच्छर एक घर में कई लोगों को काट सकता है, दैट मे बाइट सेवरल पीपल इन द सेम हाउस होल्ड। एक घर में मच्छर कई लोगों को काट सकता है और साइमल्टेनियसली उस घर में कई लोग डेंगू के बीमार हो सकते हैं। अब आते हैं डेंगू की हिस्ट्री पे। फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था इसको एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में 1779-1780 में। कंसीडर्ड माइल्ड नॉन फेटल डिजीज इसको कंसीडर की गई थी। एपिडेमिक हर 10 से 40 साल के बीच में इसका घूम के आता रहता है, क्योंकि हर बार एक नया सीरोटाइप डेवलप हो जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पेंडेमिक डेंगू का हुआ था साउथ ईस्ट एशिया में। एक्सपेंडेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन एपिडेमिक विद मल्टीपल सीरोटाइप
एंड इमरजेंस ऑफ DHF। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो आपका वियतनाम वॉर था या जो भी वॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापान के साइड की जो भी वॉर थी, जो भी ओरिएंटल रीजन के वॉर थे, वहां पे सब ह्यूमिड कंडीशन बनी। सब ह्यूमिड कंडीशन के कारण मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हुए, उस कारण से डेंगू के फीवर उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, नया सीरोटाइप डेवलप हो गया था। साथ ही उसी टाइम पे फर्स्ट डायग्नोस हुआ DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ऐसा बुखार जिसके कारण शरीर से ब्लड रिसाव होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। री इमरजेंस कैसे था 1980s में, यहाँ वर्ल्ड वॉर के बाद 1940-60 में ये खत्म हो गया था, फिर री इमर्ज किया 1980s में, सेकेंड री एक्सपेंशन हुआ DHF का एशिया में। एपिडेमिक इसका आया इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान, PRC दैट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, अफ्रीका एंड अमेरिका में। प्रोग्रेसिवली लार्ज एपिडेमिक्स था, प्राइमरली अर्बन रीजन में आया था। ये देहात के क्षेत्रों में नहीं आया था, ये अर्बन रीजन में आया था। ये एक चार्ट दिया हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन है जहां पे ये मिलता है। जो डार्क रेड स्पॉट है ये हाईली प्रोन है इस डेंगू के, जो ऑरेंज स्पॉट्स हैं वो लेस प्रोन है, और जो क्लीन है उसमें नहीं होता ये, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन इतनी ज्यादा हार्श होती है, इतनी ठंडी होती है कि वहां पे डेवलप नहीं हो पाता मॉस्किटो। अब रीजन क्या था रिसर्जेंस का? रिसर्जेंस मतलब फिर से आने का। इसका रीजन क्या था? पहला अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी और अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, आज देख रहे हैं, आजकल के जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं या जो भी लोग अपने अपनी कॉलोनी डेवलप करवाते हैं, कोई भी वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं देता, कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं देता, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं देता, बट स्टिल पीपल आर बाइंग दोज प्लॉट्स एंड बाइंग दोज कॉलोनीज। तो उस कारण से अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, इनएडिक्वेट वाटर, सीवर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यू कैन सी जो लार्ज सिटीज होती है, जो मेट्रो सिटीज होती हैं, उनके रेलवे स्टेशन के दोनों साइड, रेलवे प्लेटफॉर्म्स के दोनों साइड यू विल गॉट JJC, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बोलते हैं उसको, ठीक। वहां पे लोग सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में रहते हैं, छपरों में रहते हैं, प्लास्टिक की शीट्स लगा के रहते हैं, उनको इनएडिक्वेट वाटर मिलता है, उनके सीवेज प्रॉपर नहीं होती है, उनका वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, वहां पे पानी जमा होता है, उस कारण से मॉस्किटो बनता है। अगेन डिटेरिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो धीरे धीरे डिटेरिएट होता जा रहा है। आप अपने आसपास के CHC PHC पे भी देखेंगे, यू वोंट एबल टू फाइंड द डॉक्टर्स, यू वोंट एबल फाइंड टू प्रॉपर स्टाफ। तो जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिटेरिएट हो जा रहा है, फास्टर ट्रेवल हो गया है। आप ये नहीं है कि सपोज दैट अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू, ही इज हैविंग दैट वायरस, ही इज कैरियर एंड ही मूव सम अदर प्लेस, वहां पे उसको मच्छर ने काटा, उस मच्छर ने दूसरे को काटा, तो जो ट्रेवल फास्टर हो गया उस कारण से भी इसका ग्रोथ बढ़ता है। इनइफेक्टिव मॉस्किटो कंट्रोल इन एपिडेमिक एरिया, जो एपिडेमिक एरियाज है वहां पे मॉस्किटो कंट्रोल नहीं होता है, और प्रेवलेंस ऑफ मल्टीपल सीरोटाइप्स, बहुत ज्यादा टाइप के वायरस हैं इसके, सीरोटाइप जो है, उस कारण से इसका कंट्रोल मुश्किल है। अब इंडिया में पहला केस डायग्नोस किया गया था 1945 कलकत्ता में, एक्सटेंसिव एपिडेमिक आया 1963 में, डेंगू DHF DSS डेंगू सेप्टिक फीवर है। ये एपिडेमिक ओवर लास्ट 4 डिकेड, पिछले 40 सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ा है, और नीचे कुछ ईयर्स दिए गए हैं जहां पे काफी सीरियस डेंगू फीवर एपिडेमिक में फैला था। पहला दिल्ली में 1996 2006 में, लखनऊ में 1998 2003 2006 में, यहाँ पे सीवियर डेंगू और चिकनगुनिया फैले थे, कई लोगों का डेथ हो गई थी इस कारण से। एंड इट ऑल सीरोटाइप प्रेवलेंट, इंडिया में चारों के चारों सीरोटाइप प्रेवलेंट होते हैं। वायरस प्रेवलेंट ऑल ओवर पूरे इंडिया में, फ्रॉम नॉट फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू डाउन कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, सारे इंडिया में डेंगू के चारों प्रेवलेंट जो भी इसके सीरोटाइप है वो मिलते हैं। एडीज मच्छर मिलते हैं, एक्सेप्ट कश्मीर और हिमालयन रीजन। अगेन वहाँ ठंडी इतनी ज्यादा है, मच्छर जन्म नहीं पाता, तो हिमालयन रीजन में और कश्मीर में ये नहीं पे होता है। अब क्लिनिकल फीचर क्या होता है? क्लिनिकल फीचर, पहली चीज तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 7 डेज होता है। अगर किसी मच्छर ने काटा तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही उसको बुखार आ जाए, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 7 दिन भी हो सकता है। सडन फीवर, हाई राइज फीवर आता है, जब आप थर्मामीटर से चेक करते हैं तो पायरेक्सिया इसका 104, 105, 103 तक रहता है, 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है इसका, बहुत तेज बुखार आता है, माइल्जिया होता है, फ्रंटल रीजन ऑप्टिक फ्रंटल रीजन में पेन होना चालू हो जाता है,
ना सेवरल मसल एक, दैट इज माइल्जिया। रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, सर में दर्द होता है, हेपेटोमेगाली होती है, रैश होते हैं बॉडी पे, फेशियल फ्लश आती है। फेशियल फ्लश में चेहरे में गर्मी रहती है, चेहरा ऐसा लगता है जैसे हमारे चेहरे के अंदर से गर्मी बाहर निकल रही हो। फीवर सब्सिडाइज इन 2 to 7 days मे बी बाइफेजिक। फीवर 2 से 7 दिन में अपने आप कम हो जाता है, जितना इंक्यूबेशन पीरियड होगा। अगर 2 दिन बाद फीवर आ गया तो 3-4 दिन में शांत हो जाएगा, बट मैक्सिमम 7 डेज के बाद फीवर शांत हो जाता है। बट ये बाइफेजिक होता है। बाइफेजिक दैट मीन्स कुछ दिन बाद फिर से वापस आ जाता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीडीएक्सिस का कैसे करते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, माइल्जिया है, हेपेटोमेगाली है के साथ में फीवर है, तो एक कंसेप्ट ये रहता है कि चलो इसको डेंगू हो सकता है। बट अगर उसके साथ उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मीजल्स रुबेला है, मलेरिया का है, या मेलेनोइंसेफेलाइटिस है, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस है, पेलियोनेफ्राइटिस है, सेप्टिसीमिया है, तो वो कंफर्म केस डेंगू का होगा। दूसरा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो अभी आगे बताएंगे। डीएचएफ हेमोरेजिक फीवर कैसे कहते हैं, एक तो हो गया कॉमन फीवर जिसमें फीवर आया, आपने मेडिसिन दी, फीवर सब्सिडाइज हो गया। दूसरा हेमोरेजिक फीवर होता है जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन विद अनदर सीरोटाइप लीड्स टू एंटीबॉडी मेडिकेटेड एनहांसमेंट। एंटीबॉडी मेडिकेटेड एनहांसमेंट ये रहता है कि उसकी बॉडी पे किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी काम नहीं कर पाती है और उसको फीवर दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। हेट्रोटाइप एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोटेक्टिव एंड फेल्स टू न्यूट्रलाइज द वायरस। जो अभी मैंने बताया, कई प्रकार की आप एंटीबायोटिक उसकी बॉडी पे देते हैं, पेशेंट को यूज करते हैं, बट वो नॉन प्रोटेक्टिव होती हैं, वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टेकन अप बाय द मोनोसाइट्स, जो वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी आपकी बॉडी के अंदर जो फैगोसाइट एंड मोनोसाइट्स होती हैं उस पर अटैक करती हैं। वायरॉन मल्टीप्लिकेशन इन ह्यूमन मायोसाइटोसिस इज प्रमोटेड। जो वायरॉन मल्टीप्लिकेशन होता है मोनोसाइट में प्रमोट होता है। CD4 एंड CD8 लिम्फोसाइट, C5 लिम्फोसाइट रिलीज होना चालू होते हैं, साइटोकाइनेंस रिलीज होते हैं और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है C3 अल्फा को डिक्रीज करने के लिए। इस कारण से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब WHO की डेफिनेशन क्या है, पहली ये तो एक जर्नल चीज हो गई। दूसरी चीज होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दे रखी है कि अक्यूट फेब्राइल इलनेस, बहुत तेज बुखार के साथ अगर ये जो सिम्टम दिए हुए हैं, इस सिम्टम में से 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम हैं, तो यू विल ट्रीट द पेशेंट एज अ डेंगू। पहला, अगर उसको हेडेक है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन है, माइल्जिया है, आर्थेल्जिया दैट इज हड्डी का दर्द, रैशेज है, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन है, ल्यूकोपेनिया है, हेपेटोमेगाली एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दैट इज सडन रिड्यूस इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, हेपेटोमेगाली इंक्रीज इन लार्ज साइज, ल्यूकोपेनिया पता है मैक्सिमम इंक्रीज इन योर TLC ल्यूकोसाइट काउंट्स, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, रैशेज बॉडी में पड़ रहे हैं, आर्थेल्जिया बोन में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, माइल्जिया मस्कुलर पेन हो रहा है, ऑर्बिटल पेन हो रहा है, हेडेक है अगर पेशेंट को। अगर फेब्राइल इलनेस के साथ इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो यू विल टेक द केस एज अ ससेप्टेबल डेंगू। अब हेमोरेजिक फीवर का क्राइटेरिया क्या है कि जो पहले के हैं वो तो है ही है। ऑफन अकर विद द डिफरेंस ऑफ फीवर, स्वेलिंग ऑल ओवर फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट। डिफरेंस मतलब बुखार उतरना। ये हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, जब आप एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं फीवर को बुखार उतारने के लिए, तो जब डिफरेंस होता है तो डिफरेंस के टाइम पे ब्लीडिंग चालू हो जाती है। पहला फीवर हो, दूसरा हेमोरेजिक टेंडेंसी हो, पॉजिटिव ट्रंकेट टेस्ट हो, पैची हो, इचमोसिस हो और परप्यूरा कहीं निकला हो, ब्लीडिंग फ्रॉम अदर साइड्स, नाक से, कान से, आंखों की यहाँ आईबॉल से कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट सपोज टू बी इक्वल टू और लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, एविडेंस ऑफ प्लाज्मा लीक, राइज इन हेमाटोक्रिट, अगर 20% से ज्यादा एवरेज हेमाटोक्रिट है तो, या सडन ड्रॉप इन हेमाटोक्रिट, प्लूरल इफ्यूजन, असाइटिस या हाइपोनेट्रीमिया है किसी पेशेंट को, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, लंग्स में पानी भरा हुआ है, नॉर्मल असाइटिस, असाइटिक फ्लूइड बॉडी में विसरल फ्लूइड की जगह भरा हुआ है। अगर ये सारी कंडीशन, पिछली कंडीशन, इन कंडीशंस के साथ अगर ये कंडीशन है तो यू विल ट्रीट द पेशेंट एज अ DHF, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब ससेप्टिव फीवर का क्या होता है, सेप्टिसीमिया का WHO का क्राइटेरिया क्या है कि ये जो ऊपर के मैंने बताया वो तो है ही है, प्लस इसके अलावा सर्कुलेटरी फेलियर भी होना चाहिए, रैपिड वीक पल्स आए, बहुत कम पल्स आ रही हो, पल्स प्रेशर 20 mmHg से कम हो,
कोल्ड कामी स्किन हो, रेस्टलेसनेस हो, पेशेंट का आपने टेम्परेचर चेक किया, स्किन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे आया, ऑफन प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन मिस्टेकन फॉर अक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी। होता क्या है डेंगू ससेप्टिल सेप्टिसीमिया में कि पेशेंट को अक्यूट एब्डोमिनल पेन होता है और हम उसका, क्योंकि रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी पल्स नॉर्मल होती है, बॉडी टेम्परेचर स्किन टेम्परेचर नॉर्मल होता है, हम उसको ट्रीट करने लगते हैं अक्यूट एब्डोमिनल इमरजेंसी के कारण, जबकि वो केस होता है डेंगू का, क्योंकि हम उसकी हिस्ट्री नहीं लेते। सो इट्स बेटर टू टेक हिस्ट्री प्रायर टू ट्रीटिंग एनी पेशेंट। अब ग्रेडिंग क्या है डेंगू वायरस का? डेंगू फीवर हुआ, फीवर 2 दिन या 2 से ज्यादा दिन तक रहा, हेडेक रहा, रेट्रोऑर्बिटल पेन रहा, माइल्जिया रहा, आर्थेल्जिया रहा, लैब में आपको ल्यूकोपीनिया हुआ, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ, प्लाज्मा लीक का कोई एविडेंस नहीं आया, आप एज अ डेंगू फीवर उसको ट्रीट करना चालू कर देंगे। नेक्स्ट आता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर ग्रेड 1। तो अगर पॉजिटिव ट्रंकेट टेस्ट है, प्लेटलेट 1 लाख से नीचे है, हेमाटोक्रिट 20% से ज्यादा है, then you will treat the patient as a dengue hemorrhagic fever level 1। then grade 2 आता है, spontaneous bleeding कहीं से हो रही है, प्लस ये लास्ट वाले जो ऑप्शन है वो तो है ही है। थर्ड आता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर ग्रेड 3 या डीएसएस सेप्टिसीमिया में पेशेंट चला गया है, इतना सब होने के साथ साथ उसका सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है। देन ग्रेड 4 डीएसएस 2 सेप्टिसीमिया नंबर 2, अनडिटेक्टेबल बीपी हो गया, अनडिटेक्टेबल उसका पल्स हो गया, ना हमको पल्स मिल रही है ना हमको उसकी बीपी मिल रही है, प्रोफाउंड शॉक में पेशेंट है, और ये सारी चीजें हैं। सडन डिक्रीज इन प्लेटलेट है, सपोज दैट किसी पेशेंट का प्लेटलेट 10,000, 8,000, 14,000 तक आ गया और टीएलसी उसका बढ़ के 30,000, 40,000 तक चला गया, तो ये सेप्टिसीमिया का वो केस है। उसके बाद तब आप लैब इन्वेस्टिगेशन तुरंत कराएंगे, तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करेंगे। अब इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है जो हमारी बॉडी खुद से डेवलप करती है? प्राइमरी इन्फेक्शन, इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी इन लेट एक्यूट कन्वर्जन स्टेज में बनता है, बाद में आईजीजी बनता है, इम्यूनोग्लोबिन जी बनता है जो लास्ट होता है सेवरल और डिकेड्स तक। हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन जी बनता है जो कई डिकेड तक पड़ा रहता है, इसलिए माना जाता है कि पेशेंट दोबारा सफर नहीं करता एक बार डेंगू होने के बाद। बट अगर अगेन वायरॉन बदला तो हो जाएगा।